हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और संध्याकालीन आपके लिए साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगातार मैं लेकर आता हूं, आज पुनः फिर से आपके लिए लेकर आया हूं। यह प्रश्नों का सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, कुछ पूछे जाने हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक गुच्छ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सभी प्रश्नों को देखेंगे और बिल्कुल आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? बिल्कुल दोस्तों, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या पिटवा लोहा? बिल्कुल आपके जवाब आने चाहिए और इसके आंसर हो जाएंगे पिटवा लोहा। बिल्कुल दोस्तों, पिटवा लोहा हो जाएगा। और चलिए पिटवा लोहा के विषय में हम लोग थोड़ी चर्चा कर ले कि पिटवा लोहा यह जो है सो कार्बन के सबसे शुद्ध रूप है और इसकी शुद्धता और कार्बन की उपस्थिति के कारण इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है लोहे को। और लोहे में ढलवा या कच्चा लोहा 3 तरह के होते हैं, एक पिटवा लोहा और एक स्टील। तो ये ढलवा या कच्चा लोहा जो कि आपके आंसर में दोनों दिए हुए हैं अलग अलग करके, ढलवा बी में और कच्चा लोहा सी में। तो ये बात भट्टी में बना हुआ लोहा होता है और इसमें कार्बन की मात्रा अन्य सभी प्रकार के लोहों में सबसे अधिक होती है, जिसके कारण यह कठोर और भंगुर होता है। ये आपको कच्चा और ढलवा लोहा। फिर आपको पिटवा लोहा, जिसका जो आंसर है अभी सबसे शुद्धतम रूप, तो यह लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है और इसमें 0.12% से 0.25% तक कार्बन पाया जाता है। और यह लोहा जो है सो काफ़ी मुलायम और कठोर होता है और इसी से चद्दर जो आपको देखते होंगे पत्थर की तरह लंबे बनाए जाते हैं, जिससे अन्य कार्य किए जाते हैं और तारों के रूप में इसे है सो खींचा जा सकता है इसके द्वारा। और तीसरा है स्टील। बिल्कुल, तो यह स्टील जो है सो लोहा एवं कार्बन का मिश्र धातु है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से लेकर आपको जो है 1.7% तक होती है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 को देखेंगे। भोपाल गैस कांड किसके रिसाव से संबंधित है? बिल्कुल, भोपाल गैस कांड किसके रिसाव से संबंधित है? और ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मेथिल आइसोसाइनाइड। बिल्कुल दोस्तों, बहुत पुराना यह प्रश्न है, लेकिन आज तक परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल मेथाइल आइसोसाइनाइड। आप जानते होंगे मेथाइल आइसोसाइनाइड। और यह जो है सो मिथाइल आइसोसाइनेट को MIC के नाम से भी जाना जाता है। और इस गैस का रिसाव आपको 2 दिसंबर 1984 बिल्कुल 1984 में यह भोपाल में एक आपको कंपनी यूनियन कार्बाइड कंपनी से यह रिसाव हुआ था और इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो काफ़ी चर्चा में ये रहा था और आज तक यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहेंगे आपसे और बार बार मैं कहता हूँ कि जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको पसंद आता है तो, और बेल आइकन को दबा देंगे और बिल्कुल आप अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिए। दोस्तों अनेक लोग आप लोग देखते हैं, मैं देखता हूं कि व्यूज़ सैकड़ों आपको 100+ जाते हैं, लेकिन लाइक वहां पे 15-20 ऐसे ही रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको यह लगता है तो सबसे पहला काम आप है सो लाइक करें, कमेंट्स करें क्या अच्छा लग रहा है और क्या आपके लिए और हम बेहतर बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर से हमें बताने का प्रयास करें। और जो भी इससे पहले के जो 101 से लेकर 140 तक के वीडियो हैं वह सभी प्लेलिस्ट में आपको हैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस करके, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 143, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। क्या होंगे आंसर इसके? इसके आंसर हो जाएंगे क्लोरीन। बिल्कुल दोस्तों, क्लोरीन हो जाएंगे। और क्लोरीन जो है, पानी में क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग शहर में पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है। न केवल शहर में बल्कि गांव में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अनेक दुष्प्रभाव भी नजर आए हैं। चूँकि क्लोरीन से जो आपको है सो पानी को शुद्ध किया जाता है, तो उस क्रम में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की भी जानकारी हुई, जिस पर उच्च न्यायालय के द्वारा भी इस पर है सो प्रतिबंध लगाने का आपको आदेश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 144 में देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। बिल्कुल दोस्तों, प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने में है, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। क्या होंगे? तो बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे वसा।
चूंकि प्रोटीन, खनिज और विटामिन में आपको ऊर्जा होते नहीं है, कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा होते हैं। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे कि एक प्रश्न ऐसा भी होता है जिसमें त्वरित ऊर्जा के विषय में पूछा जाता है कि इनमें से किस पोषण तत्व को इस्तेमाल से त्वरित ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो कैलोरी आपको है सो सबसे तुरंत में आपको प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट में। और अगर बात करेंगे सबसे अधिक ऊर्जा जो है सो प्रति ग्राम कैलोरी में, तो वह जो है सो आपको वसा से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे वसा। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त तो वसा से है सो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 145 145, आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। बिल्कुल, आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। कॉर्निया, आइरिस, शलाकाओं में या शंकुओं में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे आइरिस में। बिल्कुल दोस्तों, बहुत लोगों के आंख भूरे होते हैं, बहुत के नीले होते हैं, इस तरह का आप देखे होंगे। तो एक तो सबसे बड़ा कारण होता है कि उनके माता पिता के अनुवांशिक गुण होते हैं, उसके कारण भी आँखों के रंग निर्भर करते हैं। लेकिन आँखों के रंग आइरिस में पाए जाने वाले जो वर्णक मेलेनिन होते हैं, उनकी मात्रा पर यह है सो निर्भर करता है कि उनके आँख का रंग कैसा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 146 को देखते हैं। 146 को, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है क्या चीज में। बिल्कुल दोस्तों, ये कंफ्यूज आपको प्रश्न करते हैं, चूंकि सोडियम और श्वेत फास्फोरस में आपका कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है बेंजीन में, किरोसिन में, ईथर में और जल में। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे जल में। और वही सोडियम को ध्यान रखते हुए बहुत सारे लोग किरोसिन को यहाँ आंसर कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये श्वेत फास्फोरस है सो जल में सुरक्षित रखा जाता है और फिर उसे है सो किरोसिन में। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, थोड़े से हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं कि श्वेत फास्फोरस क्या है। तो श्वेत फास्फोरस जो है मोम जैसा मुलायम आपको जो है सो रवेदार पदार्थ होता है। इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। बिल्कुल दोस्तों, लहसुन जैसी गंध आती है तथा प्रकाश में छोड़ देने पर यह धीरे धीरे पीला हो जाता है, इसीलिए इसको पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। और रात के अंधेरे में जब श्वेत फास्फोरस को आप कमरे में देखते हैं तो वह इससे एक प्रकार का प्रकाश निकलता रहता है जो देखा जा सकता है। यह हवा में खतरनाक रूप से प्रतिक्रियाशील है, इसी कारण इसे है सो जल में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 147 147 पर आते हैं। समुद्र के जल को किस क्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, समुद्र के जल को किस क्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आंसर हो जाएंगे आपको यहाँ पर आसवन दिया हुआ है, बाष्पन, फिल्टरेशन और प्रभाजी आसवन। तो आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आसवन। आसवन विधि से है सो आपको इसको शुद्ध किया जाता है। और हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि आसवन या डिसेलिनेशन भी कहा जाता है, उसको डिसेलिनेशन प्रक्रिया द्वारा समुद्र के जल से नमक, लवण और उसके खारेपन को हटाकर जल को शुद्ध जल की प्राप्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 148 148 और 148 से मुख्य रूप से बना होता है मोती। मोती या पर्ल मुख्य रूप से क्या चीज का बना होता है। ऑप्शन आपको है कैल्शियम ऑक्सोलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होंगे आंसर, तो बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और यह आपको मोती जो है सो आप कभी देखे होंगे या ना देखे होंगे, समुद्र में जो सीप पाया जाता है उसके अंदर मोती का निर्माण होता है। तो यह जो है सो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और यह उसके अंदर पैदा होता है। धीरे धीरे यह सफ़ेद रंग के चमकीले गोल आकार का पत्थर जैसा बन जाता है और काफ़ी खूबसूरत होने की वजह से काफ़ी महंगे मिलते हैं मोती। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 149 में आते हैं। और रडार का प्रयोग किस तरंग की माध्यम से मुख्य रूप से वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल रडार नाम सुने होंगे आप, तो किया जाता है। तो ये आप खास करके हवाई अड्डों पर इसका प्रयोग रडार के द्वारा हवाई जहाज़ों का पता लगाने के लिए किया जाता है। उसकी दिशा, उसकी गति, सभी कुछ उससे जानकारी मिल जाती है। यहाँ तक कि दुश्मनों के भी हवाई जहाज जब यदि हमारी सीमाओं में प्रवेश करते हैं तो यही रडार उनको पकड़ता है, उनकी जानकारी या फिर अतिरिक्त अन्य सभी तरह के वैसी चीज़ें जो हवाई आपको जो है सो हवा में रहते हैं, उन सभी चीज़ की जानकारी, न केवल वायुयान बल्कि अन्य हर एक तरह की जानकारी इस रडार के द्वारा आपको प्राप्त होती है। तो यह जो तरंग है वह तरंग है रेडियो तरंग। बिल्कुल दोस्तों, यह रेडियो तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 150 की ओर बढ़ते हैं और 150 मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन। बिल्कुल, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये
आपको कभी फूड पॉइजनिंग का नाम सुने होंगे, तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन जो होता है उससे आपको है सो लीवर प्रभावित होता है। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन हृदय, फेफड़ा, वृक्क और लीवर है, तो लीवर इससे प्रभावित होता है और वह असामान्य रूप से कार्य करने लगता है। तो एफ्लाटॉक्सिन एक विषाक्तन आपको है सो खाद्य विषाक्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 151 पर आएंगे, 151। और दोस्तों यहाँ बताना चाहेंगे कि इसके सभी वीडियो आपको आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ से मिल सकता है इसके पहले का सारा 1 से लेकर 140 तक के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 151, प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन है? कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। क्या होंगे आंसर? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे सेलुलोज। सेलुलोज आपको, और ये सबसे अधिक पाया जाने वाला आपको कार्बनिक यौगिक है। बहुत सारे हरे पौधों की कोशिका भित्तियां भी सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल दोस्तों, और कपास करके रेशेदार जितने भी आपको पौधे हैं जिनसे प्राप्त होते हैं रुई जैसे चीज, वो सभी जो है सो सेलुलोज के बने होते हैं। उसमें 90% कपास में के रेशों में 90% हिस्सा जो है सो सेलुलोज का होता है। क्वेश्चन नंबर 152, 152, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रतिशत कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा D, 0.03%। बिल्कुल। हम यहाँ पर चलिए दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि वायुमंडल में अन्य सभी गैसों की भी क्या स्थिति है। तो बिल्कुल नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाते हैं, जिसकी प्रतिशत 78% आपको नाइट्रोजन होते हैं। और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पे आपको ऑर्गन होते हैं जो 0.93% होता है, और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, और बाकी शेष अन्य गैसें जो हैं सो वायुमंडल में होती है। तो इनसे जुड़े हुए चारों से जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ऑर्गन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और यह भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन से गैस पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर किनका स्थान है? इस तरह के प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 153 पर बढ़ते हैं, 153। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिल्कुल बहुत पुराने क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफार्म, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बिल्कुल यहाँ आंसर हो जाएंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, और जिसका अलग अलग नाम भी है। इसे ही पर्णहरित कहा जाता है, इसे हरित लवक भी कहा जाता है, इसे पर्णहरिम भी कहा जाता है। तो यह एक जो है सो प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का भी कारण है। बिल्कुल, जिन जिन चीज़ों में आप हरे रंग देखेंगे, जिन पौधों में, वह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण वह पत्ते या पेड़ ये सभी हरे दिखाई देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक भी है। इसका गठन जो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से मिलकर होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 154, 154 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण, गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। यहाँ पर ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, या अंटार्कटिका के कैंप में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ आंसर बिल्कुल हो जाएंगे आपको अंटार्कटिका के कैंप में। क्यों होंगे? इसलिए होंगे कि केंद्र जो पृथ्वी के हमारी केंद्र है, सेंटर में है, वहाँ पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ होती हैं, केंद्र पर होता है। और जैसे जैसे उससे दूरी के अनुसार हम लोग बढ़ेंगे तो अलग अलग जगहों पे आपको मान अलग होंगे। लेकिन हम पृथ्वी के धरातल पर आए तो सबसे अधिक आपको ध्रुवों पर पाए जाएंगे, क्योंकि ध्रुव चपटे होते हैं, जिसके कारण उसकी दूरी जो है सो कम होगी बनिस्पत भूमध्य रेखा का। और एवरेस्ट की बात तो अलग ही कर दें हम लोग, इसलिए कि एवरेस्ट ऊंचाई पर चले जाते हैं। अगर वही बात हम लोग समुद्र तल की करते तो फिर समुद्र तल में आपको है सो धरातलीय स्थल की अपेक्षा समुद्र तल में आपको गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे बिल्कुल आपको अंटार्कटिका कैंप में। और चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 155, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए होता है? बिल्कुल आयोडीन का किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए? यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल दोस्तों, और यह जो है सो स्टार्च की उपस्थिति की परीक्षण के लिए आयोडीन का टेस्ट किया जाता है।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मिलते हैं मॉर्निंग कैप्सूल में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।